ठीक है। तो लास्ट में जो अपन बात कर रहे थे कि जो डेल्टा और ए है वो बराबर होगा आई और ई के। ठीक है। ये स्टेटमेंट दे देते इसीलिए मैंने लिखी है ये, है ना। ये स्टेटमेंट लिखने का कारण यही है, ये वाली लाइन दे देंगे कि भाई जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए और एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होता है, ये दोनों जो है बराबर होते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ कन्वर्जेंस के सम के बराबर होता है, इन दोनों का सम। तो ये पूछा जाता है कि ये प्रूव करके बताइए कैसे। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। हाँ। अब इन्हीं की बातों को थोड़ा सा आगे लेके अपन एक चीज अपन पढ़ते हैं और एक फॉर्मूला अपन डेराइव करेंगे भी, मतलब सीखेंगे, है ना। किस प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको। तो एक प्रूव करेंगे ये वाला फॉर्मूला। कौन सा वाला? ये देखो मैंने बताया था n21 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू और साइन ए बाई टू, है ना। अब सबसे पहले तो अपने को जानना ये जरूरी है कि ये डेल्टा एम क्या होता है। तो डेल्टा अपन जान गए, डेल्टा एम होता है डेविएशन, मतलब एक लाइन या फिर एक रे जो है अगर प्रिज्म पे जाती है तो वो जो है डेविएट हो जाएगी, और वो डेविएट जो है इतने एंगल से होगा जिसको अपन कहते हैं डेल्टा। तो इतने एंगल से लाइन इधर जानी चाहिए थी लेकिन ये इधर चली गई, तो इतना जो है वो एंगल का डेविएशन इसमें देखने को मिला। एक तो क्वेश्चन यही आता है कि बताइए जो एंगल ये डेविएट हुआ है इसमें जो है कितने रीजन हो सकते हैं, है ना, डेविएशन के कारण। तो एक लाइन में लिखवाता हूँ यहाँ पे। अब वो अपन वही फॉर्मूला सिद्ध करेंगे ना ऊपर वाला। चलो उससे पहले कुछ बातें अपन लिखते हैं। तो डेल्टा जो था वो एंगल ऑफ डेविएशन था, और यहाँ पे एक बात लिखेंगे, द डेविएशन इज डिपेंड ऑन डेविएशन जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है, वो चीजें अपन लिख लेते हैं पहले, है ना। तो पहला तो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म जिसको ए बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के एंगल पे जिसको ए बोला अपन। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है कितनी लाइट जो है वो डेविएट होगी। दूसरा आता है मटेरियल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म किस प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, और तीसरा बिंदु जो आता है वो आता है अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये तीन कारण होते हैं जिनके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है डेविएट होना लाइट का, रे का। ठीक है, चलो अब इसको इतना ही अपन लिखते हैं, इसके बाद में एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद में जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे क्या कहा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस पे भी क्या करता है, डेविएशन जो है वो डिपेंड करता है। भाई मटेरियल का जो प्रिज्म है, सॉरी प्रिज्म का जो मटेरियल है वो तो अपन नहीं बदल सकते, वो तो प्रिज्म उठा लाए तो वही होगा फिर। दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म, वो भी अब प्रिज्म ऐसा बन गया तो ये तो फिक्स हो गया इसका, इस पे भी कोई अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में ये इंसिडेंस एंगल है। अपन यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, है ना। ये इंसिडेंस एंगल अपने हाथ में, चेंज अपन कौन सा करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे। तो फिर कह रहा है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप चेंज कर रहे हो तो उससे किस हिसाब से जो है वो चीजें बदल रही हैं, जो डेविएशन हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है। अब देखो, अब कह रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि, देखिए इसका थोड़ा रिलेशन अपन समझते हैं। इसके लिए एक लाइन आती है कि अगर अपन क्या करें, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब लगातार अगर अपन धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं, जैसे पहले अपन इंसिडेंस करवाया 20 डिग्री पे, फिर 25 पे, फिर 30, फिर 35, 40, ऐसे मतलब अगर अपन इंसिडेंस एंगल को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं तो कह रहा है कि जो डेविएशन एंगल है पहले तो घटेगा। क्या कह रहे हैं, अगर आप बढ़ा रहे हो तो पहले क्या होगा, डेविएशन एंगल घटेगा। तो अगर आप इसको रखो तो द डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीज, पहले तो वो घटेगा, अटेन से मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट डिक्रीज
अब डिक्रीज होता होता एक इतनी मिनिमम वैल्यू पे आएगा कि इससे कम नहीं हो सकता, फिर वो वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो तो पहले तो क्या होगा, घटेगा, अटेन्स ए मिनिमम वैल्यू, मतलब एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। यही सिखाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, बाकी कुछ ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। अटेन्स ए मिनिमम वैल्यू, और इसी को बोलते हैं डेल्टा एम। ठीक है, एंड देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड देन इंक्रीज, देन इंक्रीज। ठीक है, ये डेल्टा एम होता है जिसको क्या कहते हैं अपन, मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अगर डेल्टा एम मिनिमम है उसको बोलते हैं मिनिमम। तो आप क्या कह रहे हो कि मान लीजिएगा ये एक एंगल था, मैं इस पे बताना चाहूंगा थोड़ा सा। मान लीजिएगा आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, ये इंसिडेंस एंगल आपने बढ़ा दिया, आप बढ़ा रहे हो, तो डेविएशन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। ऐसे छोटे तो हो सकता है थोड़ी सीधी निकले, मतलब ये जो डेल्टा है ये जो है कम बनेगा, छोटा बनेगा, है ना। तो ये ऐसे गई है, तो ये ऐसे जाने की जरूरत, थोड़ी ऐसे जाए तो डेल्टा छोटा जाएगा, फिर थोड़ी ऐसे, फिर थोड़ी ऐसे। तो एक समय तक होगा कि भाई हाँ ये इस जगह पे आके ये डेल्टा मिनिमम है जिसको डेल्टा एम बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में अगर आप फिर से और एंगल बढ़ाओगे तो फिर ये फिर से डेल्टा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि इस इंसिडेंट आई जो है, इंसिडेंस एंगल की वो क्वांटिटी जिस पे जो है ये डेविएशन मिनिमम हो, उसको बोलते हैं डेल्टा एम। ठीक है, तो ये डेल्टा एम, तो डेल्टा एम क्या होता है भाई, डेल्टा एम होता है मिनिमम वैल्यू, डेविएशन की मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं। और इसी चीज को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन पोजीशन, है ना। जब इसकी वैल्यू मिनिमम होती है उसी को मिनिमम डेविएशन पोजीशन बोल देते हैं। तो इसका एक ग्राफ बनवा रखा होगा आपके टीचर ने। ठीक है, वो मैं ग्राफ समझाने के लिए लाइन लिखवाई है। देखो ये मैं ग्राफ बनाता हूँ, है क्या आपकी बुक में, देखना। बुक में तो है ही है, कॉपी में देख लेना है क्या। ठीक है, और कोशिश करना कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बस यही है, आप क्या करोगे, इंसिडेंस एंगल को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, जो डेविएशन एंगल है वो घटेगा, और घटते घटते एक मिनिमम वैल्यू पकड़ेगा। उसके बाद में अगर इंसिडेंस एंगल को और बढ़ाओगे तो ये और बढ़ेगा। इसका ग्राफ देखिए, इसको ग्राफ में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो इधर तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इधर हो जाएगा। और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और बीच में देखो, अब क्या कह रहा है, दो वैल्यू है, एक होता है डेल्टा। ठीक है, मान लीजिएगा एक मैं रेंडम कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे खिसका देते हैं, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। ठीक है, जो ऊपर ये लाइनें लिखी है ना, इसी को अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो मान लीजिएगा मैं एक वैल्यू यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे अपन ने एक वैल्यू ले ली। ठीक है, जो कि एक इंसिडेंस एंगल इसका अपन ले लेते हैं, I1 ले लेते हैं यहाँ पे, ये I1 ले लिया, मतलब मान लीजिएगा पहला इंसिडेंस एंगल था, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, मान लीजिएगा डेल आ गया। ठीक है, एक कंडीशन लेते हैं, अब देखिएगा। इधर क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन था। आपने क्या किया, यहां से सबसे पहले पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ से आपने एक I1 एंगल पर आपने क्या किया भाई, एक इंसिडेंट एंगल, एक रे जो है इंसिडेंट की, उसका एंगल था I1। ठीक है, और वहां पे आपने क्या किया भाई, ये मान लीजिएगा ये पॉइंट, यहाँ पे जो डेविएशन एंगल था वो क्या था, वो डेल था। और यहाँ पे आपका जो इंसिडेंस एंगल वो था, वो क्या था, I1 था। अब मैंने क्या कहा कि आप एंगल को बढ़ाओगे, आप क्या किया, आपने इंसिडेंस एंगल को बढ़ाया, तो ये I1 कर दिया। तो I1 से आपने एंगल क्या कर दिया, मान लीजिएगा एक और यहाँ पे पॉइंट ले लिया अपन, जिसको अपन ने कह दिया आई बोल सकते हैं या फिर I2 बोल सकते हैं। मैं एक बार आई लिख रहा हूँ, इसका रीजन है, मैं बता दूंगा आपको। ये मैंने आई लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आई लिख दिया। तो एक प्रकार से आई की वैल्यू क्या हो रही है, देखो यहाँ पे I1 थी, अब आई की वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो ये जो पॉइंट है ये इसके नीचे बनेगा, समझ रहे हो भाई, इसकी वैल्यू बनाई है, तो ये जो पॉइंट है ये मैं एक प्रकार से यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। कोशिश करना, मैं फिर से समझा दूंगा, नहीं समझ में आएगा।
मान लीजिएगा मैंने बढ़ाया तो और थोड़ा सा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा। सीखा ना अपन ने, तो ये धीरे धीरे कम होगा, सीधा कम नहीं होगा। तो इसके लिए ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, धीरे धीरे कम होगा, है ना। ये थोड़ा सा गोल होना चाहिए था, ठीक है। तो धीरे धीरे कम होगा, मतलब यहाँ पे I1 के आगे एक पॉइंट पे लोग थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम, एक ऐसी स्थिति बनेगी जिसको अपन ने कहा आई, और उस पे जो है ये मिनिमम होगा। मिनिमम को अपन किस बात से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपन मिनिमम को जो है वो डेल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। मिनिमम को अपन डेल एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब मैं अगर एंगल और बढ़ाऊंगा तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा भाई, ऊपर बनेगा, अब वापिस बढ़ेगा। अब मैं अगर मान लीजिएगा यहाँ पे एक और सिचुएशन ले लेता हूँ, I2 की सिचुएशन ले ली, तो ये जो है वापिस अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये इस प्रकार से जो बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ेगा, ये जो है वो ग्राफ बनेगा। अब मुझे ये बता दीजिए कि ऐसा ग्राफ जो है, और अगर, ये I1 I2 नहीं लगा रखे ना। तो क्या लगा रखे हैं। I इजिकल्स टू E और डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M। अच्छा, एक सेकंड में इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, इसको ऐसे बना देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है ना। ये ग्राफ ऐसा ही है ना आपकी कॉपी में, क्या अलग है। ग्राफ तो ऐसा है, बस ऐसा ही इसमें है, I1 I2 नहीं है। हाँ ठीक है ना। तो ये ग्राफ थोड़ा सा और ऐसा ही बना सकते हैं, ये भी सही है ना, ये ऐसे रख लेना मेरे। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो आप, है ना? ये थोड़ा सा गोल होना जरूरी है, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कोई नहीं है, मैंने I1 I2 ले लिया, आपकी जो वैल्यू है वो ले सकते हो। लेकिन ये समझ में आ रहा है ना आपका कि डेल्टा एम क्या है, पॉइंट यही है ना। ग्राफ में जो वैल्यू रखे हैं भले आप वो रख लेना, चाहिए रख लेना। ये डेल्टा एम क्या है, ये वो मिनिमम वैल्यू है जहां पे जो है, जिस एंगल पे जो है वो मिनिमम डेविएशन होता है उसको। अब इसके आगे अगर आई बढ़ाओगे तो भी ये जो है वो क्या, वो बढ़ेगा, और इसके पीछे अगर आई को घटाओगे तो भी जो है वो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। ये ग्राफ समझ में आ गया क्या आपके, हाँ। ये बना गया ना एग्जाम में, ठीक है। हाँ। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसीलिए मैंने आपको ये लिखवाया है पूरी महाभारत, ठीक है। ये समझ में आ गया, चलो। हाँ। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ। मान लीजिएगा अगर मिनिमम डेविएशन है, अब मिनिमम डेविएशन अपन ने पहले सीख लिया कि होता क्या है। अब इस अपने फॉर्मूला जो है इसके अंदर मिनिमम डेविएशन है यहाँ पे, इसलिए अपन थोड़ा सा जो है एक बात करेंगे। मान लीजिएगा एक ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिएगा मिनिमम कंडीशन आई, ठीक है। जब मिनिमम कंडीशन आएगी तो उस केस में देखो क्या कह रहा है। इसमें जो R1 है वो दोनों R1 R2 जो है वो बराबर आएंगे। जैसे मान लीजिएगा अगर मिनिमम डेविएशन की कंडीशन यहाँ पे बनती है, तो ये लाइन जो है ना, बीच वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल निकलेगी मिनिमम डेविएशन के केस में। बस बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, लिखवा दूंगा मैं। ये वाली लाइन जो है ना, ये इसके पैरेलल रहती है मिनिमम डेविएशन में, ये वाली लाइन इसके पैरेलल रहती है। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल रहेगी, तो ये R1 और R2 है ना, वो क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। ये लाइन में लिखवा दूंगा, ये R1 R2 R के बराबर होते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में, लिखवा देता हूँ मैं आपको, है ना। चलो ये लिख लेते हैं पहले। लिखते हैं इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन, ठीक है। मिनिमम डेविएशन पोजीशन में आई जो है वो ई के बराबर होता है, आई बराबर ई, ठीक है। ये कंडीशन है, याद रखना है, ठीक है।
पहले कंडीशन ये होगी आई बराबर ये होता है, दूसरा होता है ये नीचे लिखते हैं अपन, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में आई बराबर ये होता है, और दूसरा केस होता है R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। ठीक है, एक ये कंडीशन होती है, दो केस होते हैं। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे मान लीजिएगा मिनिमम डेविएशन है, उस केस में अगर अपन कहते हैं कि भाई डेल्टा जो है वो क्या होगा, डेल्टा एम के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा एम क्या होता है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अपन ने कहा भाई डेल्टा एम हो गया, और आई बराबर ई है, और R1 बराबर R2 बराबर आर हो गया। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन अपने पास में ही। चलो ये भी मैं यहाँ पे कोमा लगा के इसी के आगे लिख देता हूँ। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में तीन कंडीशन अपने पास में मिल रही है, तीन सिचुएशन मिल रही है। पहली आई बराबर ई होता है, दूसरा अपन कहते हैं कि भाई R1 R2 जो वो दोनों बराबर होते हैं, आर के बराबर कह देंगे, और डेल्टा जो है वो डेल्टा एम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, चलो अब नीचे आते हैं। अब इन्हीं को लेके अपन चलते हैं। सबसे पहले अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे अपन ने कहा था देखो, ऊपर अपन आए थे और ऊपर अपन ने कहा था भाई R1 प्लस R2, ये इक्वेशन मैं यहीं से ले लेता हूँ ना, इन इक्वेशन 4 में कर देता हूँ नीचे, ताकि आपको पता चल जाए अपन कहाँ से लिख रहे हैं, है ना। इन इक्वेशन 4 ऊपर इक्वेशंस लिखी हुई है, इन इक्वेशन 4। तो क्या था वहां पे, R प्लस आर बराबर ए हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, A/2। समझ में आ रहा है यहाँ तक, हाँ। आ रहा है ना। चलो अब इसके बाद में देखो दूसरा क्या हो गया, कि भाई डेल्टा जो है वो क्या है, डेल्टा एम के बराबर है, और ई जो है वो आई के बराबर है। तो फिर से देखो यहाँ पे अपन एक इक्वेशन और बना ली थी, ये वाली पांचवी इक्वेशन देखो मैं लिखता हूँ अब, इन इक्वेशन 5, इन इक्वेशन 5 यहाँ पे देखो क्या है, कि डेल्टा है जो वो डेल्टा एम के बराबर है, तो अपन लिख देंगे ए प्लस डेल्टा एम कर देंगे, और आई आई को बराबर कर देते हैं, तो आई प्लस आई कर दिया मैंने, ई को आई कर दिया ना, तो आई प्लस आई हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम, ठीक है, अपॉन 2। दिक्कत है क्या कोई यहाँ पे? नहीं। आप देखो ये क्या हो गया, आई बराबर ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 हो जाएगा। अब आगे अपन बात करते हैं, एक फॉर्मूला था अपन ने पढ़ा है पहले भी, और फॉर्मूला क्या था कि N21 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर था, सुना होगा ये तो। ठीक है, इसी में अपन क्या करते भाई, यहाँ पे देखो आर की वैल्यू हो गई, है ना, ये थोड़ा सा अपन डब्बे में डाल देते हैं इनको, यहाँ पे आर की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो है वो आई की वैल्यू हो गई। ठीक है, इनमें जो है आर और आई की वैल्यू डालनी है बस आपको, तो क्या कर दोगे, देखो साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन A/2, ये पूरा एक ही साथ लिख देते हैं ताकि इस फॉर्मूले को समझने में कोई दिक्कत आ रही है अभी, इसको डेराइव करने में कोई समस्या है क्या? नहीं। नहीं है ना, आ जाएगा ना, सरल है, कोई हार्ड चीज नहीं है। ये ग्राफ भी बना देना है ना, अगर ये पूछ लेना तो ये ग्राफ भी डालना है इसमें, है ना, जब भी पूछे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, है ना। तो पहले तो ये वाला थोड़ा डिराइव कर लिया है ना, कि डेल्टा ए प्लस बराबर आई प्लस ई होता है। अब ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि भाई ये सिमेट्री होती है ना, इसलिए होता है ऐसा, ये सिमेट्रिकल होता है, वो लंबा हो जाएगा, देखो इसको सिमेट्री होना बोल देते हैं, है ना, ये ऐसे दोनों तरफ है इस प्रकार का सिमेट्रिकल ग्राफ, तो इसकी वजह से ये सारी चीजें, ये ध्यान नहीं रखना हमने इतना, अपने को ध्यान रखना है कि आई बराबर ई होता है, और R1 R2 आर होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा डेल्टा एम, तो इस केस में जो है कंडीशन निकल के आती है। ठीक है, अब देखो इसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये
डेराइव कर दो फॉर्मूला, जो प्रिज्म फॉर्मूला, इसी को प्रिज्म फॉर्मूला बोल देते हैं ना। ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है प्रिज्म फॉर्मूला से लेकर के, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, है ना, ऐसा कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी को क्या कह सकते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता है न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं यहाँ पे, देखो लिखते हैं अपन, ए रे ऑफ लाइट suffers minimum deviation। ज्यादातर मिनिमम डेविएशन के क्वेश्चन आते हैं ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। वाइल, ठीक है, ये प्रिज्म में से जाएगा, ये पूरी रामायण होती है कि प्रिज्म में से निकलते समय मिनिमम डेविएशन होगा। इसमें लिखते हैं प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.5 एंड जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है, बताना मेरे को कैसे करोगे ना। ये बोर्ड का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, बता दूं आपको। 60 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखते हैं कैसे करते हो, थोड़ा सा कोशिश करके देखो। हो पा रहा है क्या? कोई हार्ड नहीं है, देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं ना, कोई बहुत विशेष बात ए नहीं है। 60 है, क्या क्या पूछ रहे हो? उस पे A60 है। ए लिख रखा है, लिख रखा है, पहले तुम बताओ पूछा क्या है। आई और आर। हम्म, हाँ तो A60 है इसमें, ठीक है। आर नहीं पूछा, आर कहाँ पूछ रखा है, आर कहाँ है कि भाई, एंगल ऑफ डेविएशन और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी, है ना, आप कोशिश करना।
करो आप, अभी मैं एक चीज और पूछ लेता हूँ। आप देखो, एक ये फॉर्मूला लिखवा रखा है क्या आपको कॉपी में? मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ। ये फॉर्मूला कहीं पे है क्या? लास्ट में यही तो फॉर्मूला है। लास्ट में यही है? ठीक है, चलो बता देते हैं। आई 4.5। आई कितना निकाला है? 4.5। नहीं, 4.5 नहीं होगा। चलो ये थोड़ा सा ऐसे अपन कह सकते हैं कि, है ना, थोड़ा बता देता हूँ मैं क्वेश्चन आपको, है ना। चलो मैं करवा देता हूँ। ऐसे ही किया है ये, देखना आप थोड़ा सा। इसमें जो N21 दे रखा है वो कितना है? N21 1.5 है। हाँ। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा? N21 बराबर, साइन आई, साइन हाँ, साइन, डेल्टा एफ प्लस ए अपॉन 2। हाँ, डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2, फिर से साइन ए अपॉन। ए अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे साइन डेल्टा एम तो पूछा है, तो डेल्टा एम आ गया प्लस 60 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 कर दिया मैंने, और यहाँ पे फिर से मैं अगर लिख दूँ तो साइन 60 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू याद कर लेना, साइन कोस की तो स्पेशली याद कर लेना, है ना, इनमें गलतियां मत कर देना। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। तो पहले तो अपन ने क्या किया कि अगर अपन क्या कर सकते हैं इसको साइड पे साइड नहीं घटेगा। क्या, यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ फिर तो फॉर्मूला नहीं बनेगा, यहीं काट दो फिर क्यों बर्बाद हो रहे हो? यहाँ काट दो ना फिर, N21 आई अपॉन आर ही कर दो। बहुत समझदार। ऐसे नहीं कटता, सेम एंगल होते तब कटते हैं, ऐसे साइन से साइन नहीं कटेगा कभी। ठीक है, देखो यहाँ पे सोल्व करना है साइन को। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अब ये ऊपर अगर साइन 30, नीचे साइन 30 है तो काट सकते हो, तो पूरा कटता है ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं कटता साइन से साइन। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? साइन डेल्टा एम प्लस 60 हो गया और अपन 2 हो गया। यहाँ पे आता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन इंटू डेल्टा एम, समझ रहे हो ना बात को? हाँ। अपॉन 2 अपॉन साइन 30 हो जाएगा ये नीचे, समझ रहे हो? हाँ। और ये 1.5 के बराबर है, ये समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे देखो, है ना, इसको हमेशा सोल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करना है। ये इतना हार्ड होता नहीं है, लेकिन अपन इसको थोड़ा गलत तरीके से सोल्व कर देते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसको पहले क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब भी आओ तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करोगे? 1.5 इंटू साइन 30, है ना, और इसके बाद में यहाँ पे फिर से क्या हो गया आगे? आगे अपन कहेंगे साइन डेल्टा एम प्लस 60/2। है ना, कि भाई देखो बायोलॉजी के स्टूडेंट रहते हैं ना, थोड़ा सा मैथ में दिक्कत आती है ना, तो मैं उसी चीज को जो है वो ठीक करने की कोशिश करता हूँ ना, किस प्रकार से इसको सरलतम तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके अपन 2 कर देंगे। ठीक है, ये इसके बराबर में लिख दिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे अपन अगर साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की। हाँ, चलो ये वैल्यू याद कर लेना कल बैठ के, 1/2 होती है। ठीक है, ऐसे तरीका होता है याद करने का, बता दूंगा नहीं हो तो, लेकिन कोशिश करना कल कर लेना, है ना, ऐसे मत करो।
ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हो गई। ठीक है, अब देखो हाँ, अब इसके बाद में आगे आपने क्या लिख दिया फिर से, साइन डेल्टा एम प्लस 60। इतने स्टेप मत करना, ये मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, है ना। अब ये इतना हो गया। अब ये मेरे को गुना करके बताओ, 1.5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 0.525। कितना बताया? 0.525। 0.525। हाँ। ये कैसे निकाला? देखो जरा सही से किया गया। पॉइंट 75। ठीक है, तो 0.75 आएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, ये 0.75 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इंटू 2 कर दो। ठीक है एक काम और कर सकते हो आप इसको, एक सेकेंड, इसको अगर एक तरीके से और सोल्व करें तो 3/4, सॉरी 4/3 आएगा सर। ठीक। एक सेकेंड कोई बात नहीं।
चलिए एक सेकंड, ये अपने को साइन इनवर्स निकालना पड़ेगा, ये है ना, देखना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा बताता हूँ एक बार, है ना। इसका एक डाटा जो है मिस हो रहा है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, है ना। अभी बताता हूँ मैं आपको एक। ठीक है, इसका सोल्व करने का एक तरीका होता है ना, ऐसे सोल्व कर नहीं पाओ। यहाँ पे एक्चुअली करना क्या पड़ेगा अपने को, जैसे इसको जो है वो 75 0.75 हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने को अपॉन साइन करना पड़ेगा ना, ये साइन है ना यहाँ पे, अपॉन साइन करना पड़ेगा। और इसके बाद में जो है डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको भी अगर अपन 2 से गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे, तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू लगभग 50.5 के आसपास आएगी, है ना। वो मैं बताऊंगा, अभी ये डायरेक्ट आती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे निकलेगी वो, है ना, एक बार। तो यहाँ से जो है यहाँ से पहले अपन क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालेंगे कि 0.75 अपॉन साइन, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। तो ये इसको साइन इनवर्स बोलते हैं, है ना। 1/sin 0.75, इसकी वैल्यू कैसे, और इंटू 2 करना पड़ेगा। इसके बाद में डेल्टा एम, और ये 60 डिग्री में है, ठीक है। अब इसके बाद में जो भी वैल्यू निकल के आती है ना, इन सब की वैल्यू निकलेगी, उसमें से जो है ये 60 डिग्री माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब ये डेल्टा एम करेंगे तो ये इधर माइनस में चला जाएगा, है ना। ये मैं एक बार के लिए इसको रोकता हूँ यहाँ पे, बताता हूँ उसको देख के, है ना, कि इनवर्स कैसे निकाले, वो अभी ध्यान नहीं है मेरे। चलो इसके बाद में जो है एक बार आगे टॉपिक देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बताऊंगा मैं आपको। इसके बाद में जो है आगे एक और फॉर्मूला आता है इसी से संबंधित। एक छोटी हेडिंग आती है, उसका फॉर्मूला याद कर लेना, शायद देख लेना, डेरिवेशन बताया है तो, और नहीं बताया तो फिर अपन देखते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको। एक हेडिंग आती है, डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, ऑफ स्मॉल एंगल, ठीक है। कि तो प्रिज्म का, है ना, स्मॉल एंगल से जो डेविएशन आता है उसकी बात हो रही है। मान लीजिएगा एंगल बहुत छोटा हो, है ना, वहां से डेविएशन आ रहा हो, है ना, ए बहुत छोटा हो, ऐसा कह सकते हैं एक प्रकार से अपन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ क्या बोलिए, फिर से बोलिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंच, छोटा है यहाँ पे। हाँ वो जो भी भाई, भाई सही, ये अगर देखा जाए ना तो डेविएशन थ्रू प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, तो यहाँ पे प्रिज्म की बात हो रही है, तो ये कोई छोटा बताएंगे। बाकी ये तभी तो छोटा है जब आई और आर छोटे होंगे, तभी तो होगा। मतलब मान लीजिएगा ये अपन ऊपर निकाल रहे थे, है ना, ऊपर बात करें तो ये डायरेक्टली रिलेट था इन्हीं से, है ना भाई। सही, यहाँ से देख लो, आई प्लस ई की बात कर लो, इन सबको जोड़ के तो क्या हो रहा था, ए बन रहा था। रिफ्लेक्शन भी देखो, R1 प्लस R2 को जोड़ के ए बन रहा था। तो ए छोटा है, और ए इसीलिए छोटा है क्योंकि R1 आई और ये सब छोटे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सारे एंगल छोटे हैं, ठीक है। तो उस केस में एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मान लीजिएगा ए अगर बहुत छोटा है, तो ए मान लीजिएगा, एक फॉर्मूला था अपन ने देखा था कि ए प्लस डेल्टा था, ए प्लस डेल्टा बराबर आई प्लस ई किया था अपन ने, ठीक है, यही तो अपन ने लिखा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बहुत छोटे हैं, है ना, और अल्टीमेटली अगर यहाँ बात करें तो डेल्टा क्या हो जाएगा, आई प्लस ई में से ए को माइनस करेंगे वही डेल्टा बनेगा,
ठीक है, ये बनता है। तो कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, है ना, इनके लिए भी एक निकालने का एक तरीका होता है कि ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, अगर आई और ई भी बहुत ज्यादा छोटे हैं तो इनको अपन लिखते हैं कि डेल्टा बराबर, ये नहीं लिख रखा है तो कोई बात नहीं, और लिख रखा है तो मैं बता दूंगा कैसे निकलते हैं। N21, ये लिख रखा है क्या आपकी कॉपी में, N21 इंटू R1 माइनस नहीं N21 इंटू नहीं। R2, आवश्यकता नहीं है ना, ये जरूरत नहीं है इतना। ये इसका फॉर्मूला ऐसे ही बनता है इसका, ठीक है, और ये बराबर हो जाता है, N21 कॉमन आ जाएगा, N21 कॉमन आएगा, और R1 प्लस R2 माइनस ए, मत लिखना है ना, ये छोड़ दीजिएगा भाई। यहीं से क्वेश्चन आता है, R1 प्लस R2 जो होता है ना वो ए होता है ना, यहाँ पे अगर अपन निकालें तो R1 प्लस R2 जो है वो बराबर होता है ए के, और इसी फॉर्मूले में डेल्टा बराबर निकल जाता है। तो यहाँ पे बन जाएगा N21 ए माइनस ए, है ना। और अगर अपन करें N21 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा, ए को अगर मैं कॉमन ले लूं तो N21 माइनस वन हो जाएगा, ये तो लिखवा रखा होगा ना, ये वाला नहीं लिखवा रखा क्या? ये तो डेल्टा एम, ये डेल्टा एम है। डेल्टा एम है। हाँ। हाँ मतलब कोई बात नहीं, एम कर दो, वो मिनिमम डेविएशन पे बात कर रहा है, कहने का मतलब ये है ना, ए ब्रेकेट में N21 माइनस वन, ये इस प्रकार से निकल के आता है पूरा, है ना, फॉर्मूला है, लेकिन अपने को क्या है, यहाँ पे बस फॉर्मूला याद रख लेना, इस फॉर्मूले से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अब देखो इसमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन, मैं लिखवाता हूँ आपको, बताता हूँ कैसे क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे मान लीजिएगा क्वेश्चन लिखते हैं अपन एक, मान लीजिए का प्रिज्म है, प्रिज्म का एंगल है 5 डिग्री, है ना, एक प्रिज्म है, एंगल है 5 डिग्री, ए बराबर है 5 डिग्री, ऐसे कह सकते हैं, और कह रहा है गिव्स ए डेविएशन ऑफ 3.2, और डेविएशन डेल्टा एफ डेल्टा एम की बात करें तो वो होता है 3.2 डिग्री, ये एक ही बात होती है, डेल्टा एम लिख दिया इसका मतलब वो मिनिमम डेविएशन है ना, डेल्टा एम जो है वो 3.2 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि इसका N21 कितना होगा, ठीक है, आपको दो ही कंडीशन दी है कि ए जो है वो 5 डिग्री है, और जो डेविएशन है वो 3.2 डिग्री है, तो डेल्टा एम जो है वो कैसे निकालो, तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, है, है ना। डेल्टा तो पता रखा है ना। सॉरी N21, N21 जो है वो कैसे निकलेगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, है ना, ऐसे पूछे, तो यहाँ पे अपन हाँ। लिखेंगे N21, है ना, ये वही फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एम जो है वो अपन कहेंगे डेल्टा एम की वैल्यू होगी 3.2, हाँ। ठीक है, और इसको गुना कर दिया, सॉरी डेल्टा एम को बराबर कर दिया अपन ने, ए की वैल्यू दे दी 5, और N21 -1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में पहले ये साइड वाले हटा लिया करो, अब आप क्या करोगे, 5 इंटू N21 -5 ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया क्या करोगे आप, सबसे पहले इस 5 को नीचे ले जाओ, तो आप कैसे लिख सकते हो, 3.2 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, N21 -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस इसमें एक और जोड़ना है, तो 3.2/5 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, N21, इसको निकालोगे तो कैसे निकाल दोगे आप, जैसे कि 5 आ गया, 3.2 आ गया, प्लस आ गया 5 आ गया, है ना, तो 8.2/5 आएगा, है ना, तो ये लगभग आएगा 5 के लगभग, हाँ लगभग 1.6 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, दूसरे हिमाचल प्रदेश के बोर्ड का क्वेश्चन है ना, ऐसे निकल जाता है, हाँ। ठीक है। इसके बाद में एक छोटा टॉपिक और है, अ, सी मुझे एक बात बताइए, इसके आगे जो है एक चीज है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का बता रखा है। इसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हाँ। रुको मैं एक चीज लिखवाता हूँ, वो बताना नहीं है क्या, ऐसा फॉर्मूला नहीं है क्या,
N21 बराबर NV+NR/2। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं। नहीं है? नहीं है? नहीं। होना चाहिए था क्या? चलो, इसके अलावा और प्रिज्म में कुछ भी नहीं है क्या, ये बताओ। नहीं, बस यहाँ पे ही है। यहीं तक है ना, ठीक है चलो। तो प्रिज्म में एक छोटी सी चीज छुट्टी है, वो है ये साइन इनवर्स वाला है ना, ये सोल्व कैसे करते हैं जरूरी है अपने को जानना, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, तो ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं देख रहा हूँ, अच्छा स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं है? स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं। देखो, नहीं है ये ऑप्शन, ये वाला नहीं है। नहीं। चलो कोई बात नहीं। ठीक है चलो, इसके बाद में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है ना, रेनबो वगैरह नहीं है मतलब, है ना? हम्म, नहीं। चलो। चलो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपन शुरू कर लेते हैं ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी क्वेश्चन आता है ना, बता देना, देख लेना ना, प्रिज्म में कुछ और छूट जाए कोई टॉपिक तो बता देना। हाँ। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात अपन करेंगे, तो देखो जरूरत क्यों पड़ी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जरूरत जो है अपने को आसमान में चांद तारे देखने हो उसके लिए पड़ गई। और दूसरा जो है वो आता है कि डिफेक्ट्स ऑफ विजन, पढ़ाए हैं क्या डिफेक्ट्स ऑफ विजन, ये बताओ मेरे को आप। डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ाए हैं क्या? ऐसा टॉपिक तो नहीं है। टॉपिक तो नहीं है, चलो आपको ये मायोपिया पढ़ा है क्या, व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया नहीं पढ़ा है? नहीं। चलो नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, ये सीखने हैं, ये पूछते हैं। ठीक है, दूसरा आता है, तीन नाम है वो बता देता हूँ मैं आपको। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। एक आता है प्रेस बायोपिया, या क्योंकि बायोलॉजी है ना आपके, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके अगर मैथ होती तो मैं नहीं बताता। ठीक है देखो, अब ये दो तीन चीजें हैं। हाँ। ठीक है, ये होता क्या है अपन वो देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, दो दो नाम लिखेंगे और यहीं से क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। ठीक है देखो, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा अपनी आंख है ना, आज अपन इन्हीं की बातें करेंगे। ठीक है चलो देखो, मान लीजिएगा ये एक आंख है, मैं ऐसे कोशिश करता हूँ आंख बनाने की, ये मैंने ऐसे आंख बना दी। ये आपका आगे वाला भाग है मोटा वाला जो बाहर दिखता है, और ये होती है पीछे जो होता है ना, ये होती है रेटिना। ये आपके बायोलॉजी में भी काम आएगी, है ना, ऐसा नहीं है कि ये होती है रेटिना। ठीक है, अब यहां से जो है वो अपने कौन सा लेंस होता है आंख में, बताइए भाई, नहीं बताया गया ऐसा आपको, आंख में कौन सा लेंस होता है? ठीक है, कौन सा लेंस होता है, नहीं पता है क्या? नहीं। बहुत बढ़िया, सुंदर बात है। ठीक है, कौन सा लेंस होता है? अब भी नहीं बताओगे, चीटिंग करके बता दो। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है यहाँ पे ये रेटिना होती है, इसके ऊपर जैसे मान लीजिएगा ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट ने इस लेंस के ऊपर लाइटें गिरी, पीछे जाके इमेज बनती है। और इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है। हाँ। ठीक है, इमेज जो है ये रेटिना पे बनेगी, भले मैं डायग्राम कुछ भी बना रहा हूँ, लेकिन इमेज जो है वो यहाँ पे बनेगी, समझ रहे हो? ठीक है, इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। अब देखो, ये रेटिना होती है, अगर रेटिना पे इमेज नहीं बन पा रही है, मान लीजिएगा हो सकता है रेज जो है यहाँ पे काट नहीं रही है आपस में, है ना, सपोज करो ये आगे निकल गई सीधी, या तो इमेज यहाँ बन रही है या फिर इमेज यहाँ बन रही है, तो आपको नहीं दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को?
अब इन कंडीशंस को दूर किया जाता है दूसरे लेंस लगा के, फिर आपके क्या लगाते हैं, चश्मा लगा देते हैं। तो एक लेंस तो है ये आपका, और लेंस डिफेक्ट के लिए क्या करते हैं, दूसरा लेंस लगाते हैं। तो फिर क्या हाँ करेंगे, यहाँ पे लेंस लगा देंगे, यहाँ पे या तो क्या लगा देंगे, कॉनकेव लगा देंगे, या फिर क्या लगा सकते, कॉन्वेक्स लगा देंगे। समझ रहे हो ना, मतलब ये सॉरी ये हाँ कॉन्वेक्स है, तो या तो कॉनकेव लगा देंगे, कॉन्वेक्स लगा देंगे, है ना, कोई भी अगर डिफेक्ट है तो वो देखेंगे भाई क्या दिक्कत है। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे चश्मा लगता है हाँ और क्यों चश्मा लगता है। अब देखो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। अब ये कंडीशन आती है कुछ कुछ, देखो क्या क्या हो सकता है आपकी आंख में। तो पहली जो सिचुएशन आती है वो आती है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको समझ में आया होगा थोड़ा। पहली जो कंडीशन आती है वो मायोपिया, जिसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, इसी को बोलते हैं नियर। ये सीखना है ना, ऐसे मत सोचना कि मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, नहीं, ये है सिलेबस में। नियर साइटेडनेस, ठीक है। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है इसमें केवल नियर की जो है वो चीजें दिखेंगी, ठीक है, ध्यान रखना, नियर साइटेडनेस में ओनली नजदीक की चीजें दिखेंगी, ओनली नियरली नियर ऑब्जेक्ट्स, ओनली नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल, क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो क्या कह रहे भाई, ओनली नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल, जो नजदीक के ऑब्जेक्ट है वही जो है वो ढंग से दिखेंगे, पीछे के जो आप समझ रहे हो साफ नहीं दिखेंगे, है ना। जैसे कि हाँ अब आपको क्या हुआ था, आपको पीछे से बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा था या फिर आगे से नहीं दिख रहा था, पीछे से। पीछे से नहीं दिख रहा, आपको क्या था, मायोपिया था। आपको जो चश्मा लगी आपको क्या हो गया, मायोपिया हो गया, समझ गए। हाँ अब देखो तो पहली चीज क्या होगी, मायोपिया होगी। अब देखो इसमें बहुत कुछ हो जाता है, इसमें क्या होता है भाई, आई बॉल बड़ी हो जाती है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है ना। इसमें लेंस का अगर पूछे मायोपिया में क्या होगा, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। बस ये फालतू ये वाली बात तो मैं लिखवा ही दे रहा हूँ आपको, बस फालतू में, बस आपको पता होना चाहिए मायोपिया होता है क्या। इसमें फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है लेंस की, फोकल लेंथ डिक्रीज, ये नहीं याद करोगे तो चलेगा, मायोपिया पता होना चाहिए क्या होता है। दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया, आता है दूसरा। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, हाँ ठीक है। इसमें जो है क्या होगा, अब समझ रहे हो, इसी को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें जो है वो दूर की चीजें दिखती हैं, तो इसमें क्या होता है भाई, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल। अब देखो ये दो चीज हो गई, इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है वो फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी, फोकल लेंथ जो है इसमें डिग्री इंक्रीज हो जाती है, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है, ये बात हो गई। अगला आता है प्रेस बायोपिया, ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन आती है वो आती है प्रेस बायोपिया। इसमें जो है ना लेंस की दिक्कत नहीं होती है, इसमें होता क्या है, प्रेस बायोपिया में भी फार साइटेडनेस ही होता है। प्रेस बायोपिया में भी फार मतलब दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन इसमें रीजन जो है ना वो लेंस नहीं होता है। रीजन क्यों कौन होता है, इसमें सिलियरी मसल्स रीजन होती है ना, ड्यू टू वीकनेस ऑफ सिलियरी मसल्स। अब ये मैं आपको इसीलिए याद करवा रहा हूँ कि बायोलॉजी की आप, हालांकि आता है ना, फिजिक्स में आता है क्वेश्चन इसका। तो इसमें क्या होता है भाई, सीलियरी मसल जो है ना वो कमजोर हो जाती है। तो सीलियरी मसल्स कौन सी होती है, जो लेंस को पकड़ के रखती है, आपकी आंख के अंदर जो लेंस है ना उसको पकड़ के रखी हुई है सीलियरी मसल्स। अब वो कमजोर हो गई, वो कमजोर हो गई तो लेंस अब इधर उधर हिल रहा है, वो ढंग से जो है ना वो फोकस नहीं कर पा रहा ऑब्जेक्ट पे।
तो जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी दूर का दिखाई नहीं देता है, तो वो इसलिए नहीं है, लेंस में कोई दिक्कत नहीं है मान लो, लेकिन वो सिलियरी मसल्स की वीकनेस के कारण लेंस ठीक से एक जगह पे लग नहीं पा रहा है ना, तो वो जो है उसको बोलते हैं प्रेस बाइपिया। ठीक है। ठीक है। और भी होता है कि एस्टिग्मेटिज्म भी होता है ना, और वो भी लिखवा देता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन जरूरी है, तीन आने चाहिए। चौथा जो आता है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म, एस टी एस टिज्म। इसमें जो होता है वो कॉर्निया या फिर क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ना, जो लेंस होता है उसका डिफेक्ट होता है, इसकी वजह से ठीक से दिखाई नहीं देना, इसी को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ये तीन चीजें हैं, है ना। तो मायोपिया क्या होता है, हाइपर, अब ये मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोला कि जनरली पेशेंट इन्हीं के होते हैं, मायोपिया का होता है, हाइपरमेट्रोपिया का, प्रेस बायोपिया। ठीक है। अब देखो, इसीलिए आप बूढ़े, कोई प्रेस बायोपिया में क्या हो गया, जनरली इसमें फार साइटेडनेस भी कहते हैं, लेकिन इसमें जो है वो नियर साइटेडनेस, मतलब दोनों ही चीजें हैं इसमें, है ना। इसमें जनरली दूर का भी नहीं दिखता है, दूर का दिख भी जाता है, नहीं भी दिखता है, या फिर जनरली बूढ़े लोगों को नजदीक का भी नहीं दिखता है। तो इसमें देखना, बूढ़े लोगों की जो चश्मा होगी, दादी के चश्मा लगा हुआ है क्या, आवाज आ रही है क्या, हेलो, हेलो। हाँ, आ हाँ, रही है। दादी के चश्मा लगा हुआ है क्या, आ रही है मैम। हाँ। हाँ ना, तो उसमें देखना आप, उस चश्मा के अंदर अगर सही हूं अगर मैं, तो उसमें देखना लेंस, अगर आपने कभी देखा हो तो ऐसे चश्मा होता है ना, उसमें नीचे गोल गोल सा ऐसे लगा होगा, देखना अलग से दिखाई देगा उस कांच में, है ना। या फिर कोई भी बूढ़ा आदमी होता है उसके चश्मा देखना आप हाँ, ठीक से, उसके नीचे ऐसे गोल गोल सा मिलेगा आपको। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हाँ, भाई देखा है। देखा है ना, ऊपर वाला जो लेंस होता है ना, इससे तो दूर का दिखाई देगा, और ये नजदीक वाला अब नजदीक देखते हो तो नीचे हो जाती है ना आंखें, तो नीचे से देखने के लिए ये वाला लेंस होता है। हाँ, तो जब कभी बूढ़े आदमी को नहीं दिखता, वो चश्मा ठीक करता है अपना, क्योंकि उसमें दो लेंस लगे होते हैं, नजदीक का देखने के लिए भी, दूर का देखने के लिए भी। तो उसमें तो पूरा मसल्स ही खराब हो गई, ठीक से काम नहीं कर रही है, तो फिर वो बूढ़े आदमियों में कौन सी होती है डिजीज, प्रेस बायोपिया होती है, उसमें दोनों प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं। हाँ। ठीक है, चलो। अब इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए जो है वो क्या बनाना पड़ा अपने को, ऑप्टिकल, हाँ जी। तो इसमें क्या हो गया, ये सारा प्रेस बायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, मायोपिया हो गया। अब देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, है ना। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलो अपन जो है वो कल शुरू करते हैं ना, सिंपल माइक्रोस्कोप अपन कल ही शुरू करेंगे, सारा मैं आपको बता दूंगा ना, लंबा हो जाएगा, पूरा तो करवाया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो कल अपन जो है वो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट भी पूरा कर देंगे। ठीक, चलो, ओके।